हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 13 हम बीमार क्यों पड़ते हैं अच्छी तरह से पूरी डिटेल में जाके पढ़ा था और उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको भेजे थे, बताए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आप अच्छी तरह से उसको समझे होंगे। चलिए आज हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 14 प्राकृतिक संपदा क्या। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैव मंडल के घटक कौन कौन से हैं, सजीव और निर्जीव दोनों घटक, प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, भूमि प्रदूषण क्या है, ये सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम जैव रासायनिक चक्रण क्या होता है, जलीय चक्र क्या है, नाइट्रोजन चक्र क्या है, कार्बन चक्र क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ऑक्सीजन चक्र क्या है और ओजोन परत क्या है। तो हम ये सभी टॉपिक जो हैं इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पृथ्वी पर संपदा कितनी है इसको देखते हैं। पृथ्वी पर संपदा, पृथ्वी पर सबसे बाहरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग 75% भाग में पानी है, आपको पता ही है। यह भूमिगत रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, कुछ यह समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों आदि के रूप में है और इन सबको मिलाकर ही जलमंडल का निर्माण होता है। तो वायु को जब पृथ्वी पर एक कंबल की तरह ओढ़ता है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ वायु की एक लेयर है, एक परत है जो कंबल की तरह पृथ्वी को घेरे रखती है, इसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जैवमंडल देखिए, चित्र की सहायता से देखते हैं हम जैवमंडल क्या बनता है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हमारा देखिए पानी, मनुष्य, पेड़ पौधे, कारखाने, जीव जंतु, बायोस्फीयर, ये सभी चीज़ें हमारे जैवमंडल में आते हैं। यानी मनुष्य हो गया, दूसरे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, पानी, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झरने, तालाब, उद्योग, धंधे, ये सभी चीज़ें मिलकर हमारा एक जैवमंडल या बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, अब हम जैवमंडल को देखते हैं। जैवमंडल जीवन का भरण पोषण करने वाला पृथ्वी का वह क्षेत्र, ठीक है, जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे हम जैवमंडल कहते हैं। यह दो प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। पहला है जैव घटक यानी सजीव घटक, दूसरा अजैव घटक यानी निर्जीव घटक। तो जैविक घटक में आते हैं आपके पौधे और जंतु, अजैविक घटक में आते हैं हवा, पानी और मिट्टी। ठीक है, चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। जीवन की श्वास, या हम जैविक घटक शुरू करते हैं। जीवन की श्वास यानी वायु। तो वायु जो है क्या है, कई गैसों का मिश्रण, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है और धूलकण आदि है। ठीक है, वायु का कंपोजिशन आप अच्छी तरह जानते हैं। 78% जो है नाइट्रोजन है, 20% 1% आपकी ऑक्सीजन है और बच गया आपका 1%, जिसमें आपकी 0.34% कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी जलवाष्प, धूलकण और दूसरी ऑर्गन जैसी गैसें हैं। तो ये आपकी वायु का संगठन है, जो अच्छी तरह पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। अब हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन जैसे जो है गैसें बिल्कुल छोटी सी मात्रा में इनमें होती हैं। अब वायुमंडल की भूमिका क्या होती है, देखिए वायु की ऊष्मा की कुचालक है, वायु ऊष्मा की कुचालक है और वायुमंडल दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग हम नियत रखता है, एक समान रखता है। यह दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है, जिससे रात अत्यधिक ठंडी नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चों, अब वायु की गति या पवनें कैसी होती है, देखिए दिन के समय हवा चलती है और दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है, क्योंकि स्थल की जो ऊपर की हवा जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र की हवा ठंडी रहती है, तो ठंडी से हमेशा गर्म की तरफ जाती है। रात के समय हवा उल्टी चलती है, यानी स्थल से जल की तरफ चलती है, क्योंकि रात के समय स्थल की जो वायु ठंडी हो जाती है और समुद्र की ठंडे होने के कारण ये उसकी तरफ जाती है। ठीक है, अब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की गति पवनों का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पवन और वायुमंडल का। अब देखते हैं वो वर्षा क्या होती है, किस प्रकार होती है। तो वर्षा क्या है, दिन के समय जब जलाशयों का पानी लगातार सूर्य की किरणों के द्वारा गर्म होता रहता है। आपको अच्छी तरह पता है बादल कैसे बनते हैं बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो जल भाप बनकर ऊपर उड़ता है, जल वाष्प जो ऊपर ले जाती है गर्म हवा, वहाँ जल फेंकती है और ठंडी हो जाती है। ठीक है, अब ऊपर जो है तापमान कम होता है और ठंडे होकर जल वाष्प जो जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाते हैं, यानी कंडेंस हो जाते हैं, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। जब ये छोटी छोटी बूंदें जो है आकार में बढ़ जाती हैं तो बादल बन जाते हैं, जो उसके बाद फिर ये जो भारी हो जाती है तो नीचे गिरने लगती है, इसे हम वर्षा कहते हैं। यह वर्षा होती है।
ठीक है। अब आता है हमारा वायु प्रदूषण क्या होता है। देखिए, वायु में स्थित हानिकारक पदार्थों की वृद्धि, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन, फ्लोराइड, सीसा, धूलकण आदि जितने भी हमारे तत्व हैं, हानिकारक तत्व, ये वायु प्रदूषण कहलाता है, ये वायु प्रदूषण बनाते हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, चलिए देखते हैं। एसिड रेन, जीवाश्मी ईंधन जब जलते हैं तो वो ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें बनाते हैं। ठीक है, गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं। वर्षा के समय ये गैसें पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। जब यह अम्ल वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो हम इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी अम्लीय वर्षा। अब जल की आवश्यकता क्यों होती है, कहाँ होती है, ये देख लेते हैं। जल की आवश्यकता मैंने आपको पहले बताया, पृथ्वी की सतह पर लगभग 75% पानी है, जो भाग पृथ्वी का जो है 75% पानी से ढका हुआ है। तो यदि भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। अब जल के स्रोत सागर हैं, नदियां हैं, झरने और झील हैं। अब जल शरीर के तापमान नियंत्रण करता है। ठीक है, जल मानव शरीर की कोशिकाओं को और कोशिका संरचना तथा ऊतकों की उपस्थिति के जीव द्रव्य में महत्वपूर्ण संघटक है। ठीक है, इसके अलावा यह जंतु पौधे के आवास का कार्य भी करता है। सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जल के माध्यम से ही होती हैं। तो ये था आपका जल की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद आता है बच्चों जल प्रदूषण क्या है, ये कैसे होता है। तो जल प्रदूषण मतलब जल का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। तो जब पानी पीने योग्य नहीं रहता, पानी को अन्य उपयोग में लाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम जल प्रदूषण कहते हैं। यानी जल में अवांछनीय पदार्थ का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। अब ये जल प्रदूषण होता कैसे, कारण क्या क्या है इसके। देखिए, जलाशयों में उद्योगों का कचरा डालना, ये कारण है। दूसरा कारण है जलाशयों के नज़दीक कपड़े धोना। तीसरा कारण है जलाशयों के अवांछित पदार्थ डालना इसके अंदर। तो ये कारण है आपके जल प्रदूषण के। उसके बाद है भूमि प्रदूषण बच्चों। अब भूमि प्रदूषण मतलब जमीन का प्रदूषण, मृदा। तो मृदा क्या होती है, देखिए, भूमि की सबसे ऊपरी परत जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जिसपे हम क्या करते हैं, जिसपे हम फसल उगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो इस लेयर में कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसी लेयर को, इसी मिट्टी की इसी परत को मृदा कहते हैं। तो मृदा होगी। अब मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, ये देख लेते हैं। तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया जो है निम्नलिखित प्रकार से होती है। नंबर 1, सूर्य दिन के समय सूर्य चट्टानों को गर्म करता है और वे फैलती जाती हैं। रात को ठंडी होने से चट्टानें सिकुड़ जाती हैं और फैलने सिकुड़ने से ही उनकी दरारें पड़ जाती हैं और इस प्रकार बड़ी बड़ी चट्टानें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लग जाती हैं। ठीक है। दूसरा इफेक्ट है पानी। पानी कैसे मिट्टी का निर्माण करता है, देखिए, तेजी से पानी बहता हुआ पानी की चट्टानों को तोड़ देता है। जो चट्टानें जो भुरभुरी हो जाती हैं उनको तोड़ देता है, फोड़ देता है और टुकड़ों में बांट देता है। अब ये आपस में टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं, जिससे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तीसरा फैक्टर है वायु। वायु क्या करती है, जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये चट्टानों को काटती हैं और मृदा बनाने के लिए रेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। चौथा फैक्टर है जीवित जीव। जो जिंदा प्राणी है जैसे लाइकन है, मॉस है, ये चट्टानों की सतह पर चिपक जाते हैं, उग जाते हैं। ठीक है, तो इनको कमजोर बनाकर जो है महीन कणों में बदल देते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा अगर कहीं पत्थर का ढेर लगा हुआ, उसके ऊपर जो है शैवाल, जैसे हरे रंग के शैवाल उग जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जिस पत्थर पे उगते हैं वो पत्थर भुरभुरा हो जाता है। आपने तोड़ के देखना, उसको बड़ा कमजोर हो जाता है, कारण कि वह टूटने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर जो है पैदा हो जाता है। फिर वो टूट जाता है और धीरे धीरे हवा के द्वारा उड़कर मिट्टी में मिलकर मिट्टी का निर्माण करता है। तो ये था मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा अगला टॉपिक है मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन, अपरदन मतलब कटना। तो मृदा की ऊपरी परत जो होती है, वायु, जल, बर्फ और अन्य जो भौगोलिक कारक होते हैं ना, उनके द्वारा अगर लगातार वो हट जाए या कटती जाए तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं मृदा का अपरदन। यानी भूमि की उपजाऊ परत, ऊपरी सतह का मृदा के द्वारा, मृदा का हटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये हो गया मृदा अपरदन। अब इसके कारण क्या है बच्चों, देख लेते हैं। देखिए, इसका कारण है नंबर 1, भूमि को पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में चराना, ये भी मृदा अपरदन का कारण है। दूसरा, तेज हवाओं तथा पानी की वजह से मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना, ये भी मृदा अपरदन का कारण है। तीसरा कारण क्या है, पेड़ों की कमी होने के कारण भी मिट्टी की ऊपरी परत जो है हट जाती है। तो ये मृदा अपरदन के कारण है। अब आता है बच्चों इसके बाद हमारे बायोकेमिकल साइकिल्स, यानी जैव रासायनिक चक्रण, इनको देख लेते हैं। तो
जीव मंडल में या बायोस्फीयर में बहुत सारे ऐसे घटक हैं जो लगातार क्रियाएं करते रहते हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं हमारे होती रहती हैं। इन्हीं घटनाओं को हम बायोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। तो पौधों को कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, ये जो तत्व है ना, इनके खनिज की आवश्यकता होती है। ये खनिज जल, भूमि, वायु, पौधों में प्रवेश करते हैं। इनके द्वारा ये पौधों में आते हैं और दूसरे स्तरों से होते हुए अपने मुख्य स्रोत में स्थानांतरित होते रहते हैं। इसी प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैव रासायनिक चक्र समझ गए आप, बायोकेमिकल साइकिल्स। अब इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा वाटर साइकिल या जलीय चक्र। तो इसको पढ़ लेते हैं। वाटर साइकिल क्या होती है? देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, जलीय चक्र कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा होगी बच्चों, जलीय चक्र की। ऐसा चक्र जिसके द्वारा जलवाष्प बनता है यानी और जल वर्षा के रूप में फिर सतह पे गिरता है और फिर नदियों द्वारा समुद्र में मिलता है और जलीय चक्र बनाता है। ठीक है। महासागरों, समुद्रों, झीलों, जलाशयों का जल जो है सूर्य की उष्मा के कारण वाष्पित होता है, आपको पता ही है। देखिए, जल चक्र की जो 4 स्टेप है बेटा, ये 4 मेन स्टेप है। नंबर 1, पहला स्टेप है आपका इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो वह जितने भी हमारे जल के स्रोत हैं, जैसे वो झरने हो गए, तालाब हो गए, बावड़ियाँ होगी, झीलें होगी, समुद्र हो गए, नदियाँ होगी, उनका ऊपरी सतह का पानी जो है भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम वाष्पीकरण। ठीक है। फिर जब पौधे की मिट्टी से अवशोषित करते हैं पानी को, तो वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, इसके साथ वो पानी को भी यूटिलाइज करते हैं। फिर क्या करते हैं वो भी पौधों में से, पत्तियों में से अधिक मात्रा में पानी को जो है अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं पत्ती के द्वारा। इसी प्रकार जो है जंतु होते हैं वो सांस लेते हैं, जंतु के शरीर द्वारा वाष्पीकरण होता है और वो भी जलवाष्प को वातावरण में छोड़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा होता रहता है और ये वायुमंडल में भाप बनकर उड़ते रहते हैं। अब आपको पता है, जब भाप ऊपर उठ जाते हैं तो सेकंड स्टेज आती है आपकी वाटर साइकिल या जल चक्र की, वो होती है कंडेंसेशन यानी संघनन। तो संघनन क्या होता है? जब ऊपर पानी जो है ऊपर ऊंचाई पे पहुंचता है तो ऊंचाई पे वातावरण में हमारा तापमान बहुत कम होता है। तापमान कम होने की वजह से ये भाप जो इकट्ठे होने लगते हैं और संघनित होकर जो है छोटी छोटी जलकणिकाओं का रूप लेते हैं, जिससे बादल बनते हैं। फिर बादलों की छोटी छोटी जलकणिकाएं जब और अधिक कंडेंस होती रहती है तो ये भारी हो जाती है। फिर क्या होती है? तीसरा स्टेप आता है जल चक्र का, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा होना। तो फिर यह बादल जो है वर्षा पानी की बूंदों के रूप में नीचे गिरते हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। ठीक है। जब यह वर्षा के रूप में जमीन पे गिरता है, उसके बाद जल चक्र का चौथा स्टेप शुरू होता है। चौथा स्टेप है कलेक्शन यानी इकट्ठा करना। तो जल चक्र के जो अंतिम स्टेप है वो है पानी का इकट्ठा होना, चैनलाइज होना। तो जब पानी वर्षा के रूप में नीचे गिरता है तो वह पहाड़ों पे, पर्वतों पे, नदियों, छोटी छोटी नालों पे गिरता है। तो छोटे छोटे नालों, झरनों, नदियों पे गिरता है। फिर ये क्या हुआ? पानी बहता 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 हुआ आपके समुद्रों में जाके मिलता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कलेक्शन। ठीक है। तो पौधे भूजल का उपयोग बार बार करते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए बच्चों, ये चित्र के सहायता से आपको यहाँ पे ये जल चक्र बताया गया है। यहाँ पे आपका नदियों में पानी का जो है ऊपर भाप बनकर ऊपर उठ रहा है, भाप के द्वारा बादल बन रहे हैं, बादल होने के बाद फिर बारिश हो रही है, बारिश जो ज़मीन पे जा रही है, ज़मीन से फिर दोबारा नदियों में मिल रहा है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी दिखाए गए हैं, जानवर भी दिखाए गए हैं, इनके शरीर से भी वाष्प बनकर ऊपर उठता है। तो ये जल चक्र एक बनता है। इसके अलावा दूसरे डायग्राम से मैं आपको जल चक्र समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको देखिए आप, ये भी एक जल चक्र है बच्चों। इसमें क्या है? देखिए, नदियों का पानी जो है, सभी जो जल स्रोत है उसका पानी जो ऊपर उठता है और भाप बनता है, भाप बनकर बादल बनते हैं, संघनन होता है। फिर संघनन के बाद जो है प्रेसिपिटेशन होती है, वर्षा होती है। वर्षा के बाद ये जल जो है झरनों, नदियों के द्वारा जो है फिर नीचे गिरता है। फिर वहाँ से तीसरा स्टेप कलेक्शन शुरू होता है, जो कि नदियों, झरनों के द्वारा वो समुद्र में जाके मिलता है। तो यह जल चक्र आपका पूरा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका जल चक्र। इसके बाद बच्चों अगला जो हमारा जैव केमिकल जो जैव रासायनिक चक्र आता है, दैट इज बायोकेमिकल साइकिल, वो है हमारी नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र। तो भूमि पर बच्चों पौधे जो होते हैं विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है ना, उसका नाइट्रोजनीकरण करके यौगिकों के रूप में स्थायीकरण करके उसे पुनः यूज करके स्वतंत्र रूप में दोबारा नाइट्रोजन वातावरण में छोड़ देते हैं। तो इसी प्रक्रिया से हमारा क्या बनता है? नाइट्रोजन चक्र बनता है। चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं बच्चों। अब नाइट्रोजन जो है, वायुमंडलीय की नाइट्रोजन जो होती है ना, वो पौधों तथा जीवों के लिए आवश्यक होती है और ये विभिन्न यौगिकों के परिवर्तित होती है और इन नाइट्रोजन यौगिकों को उनके मृत जीवों द्वारा, उनके मृत जीवों या पौधों के
वियोजन यानी अपघटन के द्वारा नाइट्रोजन गैस के रूप में यह दोबारा वायुमंडल में लौटते हैं। इसी चक्र को हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं और यह कई सारे चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती है। अब यह एसिड जो है वर्षा जल के माध्यम से पृथ्वी में पहुंचता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चूना पत्थर तथा क्षारों से अभिक्रिया होने के बाद ये नाइट्रेट्स की उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, अब ये जो नाइट्रेट्स होते हैं इसका जो संग्रहण होता है वो मिट्टी में होता है। अब क्या होता है, जो पौधों के पोषण के काम आती है, कौन से नाइट्रेट्स होते हैं वो पौधों के पोषण में काम आती है, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, परंतु डायरेक्टली पौधे नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रेट्स में। तो अब मिट्टी के द्वारा ये जो पौधों के द्वारा जो ग्रहण की गई नाइट्रोजन जटिल कार्बनिक यौगिकों के परिवर्तित हो जाती है। अब मिट्टी में विद्यमान विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो प्राणियों के द्वारा त्यागे गए पदार्थों, सूखे पत्तों और मृत शरीरों को सड़ाकर उसको अमोनिया में और अमोनिया लवण में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों, जिसे ये जो अमोनिया लवण होती है ये अन्य प्रकार के बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। अब ये नाइट्रेट्स जो है मिट्टी में इकट्ठे होते हैं और मिट्टी में उपस्थित इस संयुक्त नाइट्रेट्स को तीसरे प्रकार के बैक्टीरिया, जिनको बोलते हैं हम अनाइट्रिकारी यानी डी नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में दोबारा इसको बदल देते हैं और यह मुक्त होकर दोबारा वायुमंडल में वापस पहुंच जाती है। तो इस प्रकार बच्चों एक नाइट्रोजन चक्र जो है आपका पूरा होता है। ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है आपके नाइट्रोजन चक्र की। देखिए इस चित्र को ध्यान से, इसमें बच्चों वायुमंडल नाइट्रोजन दी गई है। इसमें क्या हो रहा है, ये पौधे हैं, पौधों की जड़ें हैं। ठीक है, ये जमीन में जो नाइट्रोजन है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब फलियों की जड़ों में जो नाइट्रोजन, जैसे आपके मूंगफली का पौधा होता है उनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जिसको बोलते हैं हम राइजोबियम। और ये राइजोबियम क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जो है पत्तियों के द्वारा जो पौधे रिसीव करते हैं या ग्रहण करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं फिर ये नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स जो पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। और इसके अलावा जो कुछ अपघटित जीव होते हैं जैसे आपका कवक हो गया, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसमें डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो इन नाइट्रेट्स को दोबारा जो है नाइट्रोजन में बदलकर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो है यह नाइट्रोजन चक्र पूरा होता है। उसके बाद बच्चों अगला जो है चक्र है वो है हमारा कार्बन चक्र। तो इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं और इसके साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। तो कार्बन चक्र जो है, देखिए कार्बन का चक्र मतलब कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्वों का संतुलन बनाता है। यानी जो कार्बन तत्व है उसकी जो बैलेंस है वायुमंडल में वो कार्बन साइकिल के द्वारा ही होता है। अब कार्बन चक्र क्या कहता है, पृथ्वी पर ज़्यादा अवस्थाओं में कार्बन पाया जाता है, आपको पता ही है। अब यौगिकों के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है और अलग अलग प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन के कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से आप सभी बच्चे भली भांति वाकिफ हैं। इसमें क्या होता है, हरे पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। उत्पादक स्तर पर पौधे क्या करते हैं, कार्बन का उपभोग करते हैं। ठीक है, और जंतुओं तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इसका कुछ भाग जो है श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। जो जंतु हो, मनुष्य है, कोई भी है, हम कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ते हैं। हरे पेड़ पौधे भी, आपको एक चीज़ बता दूं, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। तो हरे पेड़ पौधे केवल और केवल सूर्य के प्रकाश में ही भोजन बनाते हैं या किसी और प्रकाश में भोजन बनाते हैं, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसके अलावा अंधेरे में वो भी ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे वो भी ऑक्सीजन गैस ही सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी छोड़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। हालांकि इसके पीछे एक हमारी मिथ है, एक जो है अंधविश्वास है कि हम सोचते हैं कि रात के नीचे पेड़ों के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है खुले में होते हैं, वहाँ पे खुले वातावरण में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, इसलिए मृत्यु तो पॉसिबल नहीं है। परंतु हाँ, एक बात जरूर है कि रात के समय अंधेरे में पेड़ पौधे भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके बाद जो है जीव द्रव्य के अपघटन के बाद कार्बन भी वायुमंडल में पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड चक्र चलता रहता है। कार्बन का चक्र, ये चक्र दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये आपका कार्बन चक्र है। इसको आप समझेंगे किताब के माध्यम से भी। देखिए इसमें क्या है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जाती है आपकी प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और कार्बनिक यौगिक में जंतु यूटिलाइज करते हैं और जंतु जो है श्वास की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसके अलावा इसको डायरेक्ट जो है
कार्बोनेट्स में बदल देते हैं और जो है इसको कुछ जीव यूज़ करते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका कार्बन चक्र जो है पूरा होता है। तो बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको हर टॉपिक को क्लियर से समझा होगा। मैंने वीडियो थोड़ा जल्दी बनाया हुआ है, आप आराम से वीडियो को पॉज करें, ध्यान से पढ़ें और रिवाइंड करके दोबारा समझें। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के बचे हुए भाग को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।